श्री फतेह बहादुर सिंह, आपके पास 30 मिनट है। धन्यवाद महोदय। मैं आभार व्यक्त करता हूं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी का, जो हमें इस सदन में पहुंचने के लिए हमें टिकट देने का काम किए। मैं आभार व्यक्त करता हूं अपने क्षेत्र के जनता का, जिन्होंने हमें सदन में भेजने का काम किया। मैं आभार व्यक्त करता हूं अपने सचेतक महोदय का, जिन्होंने हमें अपना बात रखने का मौका दिया। अध्यक्ष महोदय, आज मैं कटौती प्रस्ताव के पक्ष में अपना बात रखने के लिए खड़ा हुआ हूं। जो विभाग है, पथ निर्माण विभाग, कृषि विभाग, गन्ना उद्योग विभाग, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, श्रम संसाधन विभाग, लघु जल संसाधन विभाग, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बताना नहीं पड़ेगा, अच्छा थोड़ा सब्र करिए, आप जारी रहिए। खान एवं भूतत्व विभाग, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, पर्यटन विभाग। महोदय, जो स्थिति है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का, वो बहुत से बदतर स्थिति है। महोदय, उस विभाग में पूरे राज्य की स्थिति है, कोई भी अगर जमीन को खरीदने वाला मोटेशन करवाने जाता है तो उससे 5 से 10 हजार रुपया लिया जाता है मोटेशन करने के लिए। इस विभाग में पूरे शुरू से अंत तक भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। इतना ही नहीं महोदय, जो इस विभाग में गरीबों के कल्याण के लिए, भूमिहीनों के लिए जो 3 डिसमिल जमीन का प्रावधान किया गया है, उन लोगों का आवास का पैसा भी आ गया है, लेकिन जमीन के अभाव में उनका पैसा लौट जा रहा है महोदय, और गरीबों का मकान नहीं बन पा रहा है महोदय। ये विचार करने का है। और इस पर मैं चाहूंगा अध्यक्ष महोदय कि आपके माध्यम से बिहार के सभी भूमिहीनों को, जो सरकार ने जो 3 डिसमिल जमीन आवंटन करने का जो घोषणा किया है, उसको जल्द से जल्द आवंटन किया जाए। महोदय, मैं अपना बात रखना चाहता हूं पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग पर। महोदय, इस पर मैं कहना चाहता हूं, पूरे सदन के माननीय लोगों से भी मैं आग्रह करना चाहता हूं कि जलते घर को देखने वाले फूस की छप्पर आपका भी है। आपके पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका भी है। उसके कत्ल पर मैं चुप था, मेरा नंबर अब आया, और मेरे कत्ल पर आप चुप हो, अगला नंबर आपका है, अगला नंबर आपका है।
महोदय, जो भी पिछड़े अति पिछड़ा के लोग हैं, जहां लोग अपना कार्य करते हैं, जैसे रसोईया हो गए, आशा के लोग हो गए, आंगनबाड़ी का सेविका सहायिका हो गए, इसमें 99% लोग पिछड़े और अति पिछड़े और दलित समाज के लोग हैं। आप इनकी स्थिति देख लीजिए कि जो सरकार है, बिहार सरकार के दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, अति पिछड़ों के लिए कितना मानदेय देने का काम किया है। मैं आपसे इस पर भी, मैं आपके माध्यम से मैं मांग करता हूं सरकार से कि रसोईया, आशा, सेविका, सहायिका के मानदेय में भी बढ़ोतरी किया जाए। महोदय, कल मैं सदन में बैठा था, इसी जगह भाजपा के माननीय विधायक जी का दलितों के समान में छलक रहा था उनके यहाँ। क्या विषय पर बोलिए ना महोदय, विषय पर ही आ रहा है। बोलिए। कल कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी जो है दलितों के समान में रामनाथ कोविंद जी को राष्ट्रपति बनाने का काम किया। मैं धन्यवाद देता हूं प्रधानमंत्री जी को, जो एक दलित को राष्ट्रपति बनाने का काम किया। कहा गया कि वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू जी को भी राष्ट्रपति बनाने का काम किया गया। मैं इसके लिए भारत के प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। लेकिन महोदय, जो इस देश की व्यवस्था है, आपने राष्ट्रपति तो बना दिया, लेकिन आपके दिल से, आपके अंतरात्मा से दलितों का जो आपके अंदर बैठा हुआ है वो आपके बाहर नहीं निकला। आपने देखा पुरी के मंदिर में राष्ट्रपति अपने परिवार सहित गए थे। कहाँ यहाँ राम मंदिर और पुरी का मंदिर हो रहा है? वहां गए थे। अरे उनको भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ही अपमानित करने का काम किया महोदय। और आप कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी दलित का सम्मान करता है। महोदय, द्रौपदी मुर्मू जी भी ना मंदिर में मतलब गई थी, जिनको गर्भ गुफा में नहीं घुसने दिया गया। आप कहते हैं कि मैं दलितों का सम्मान करता हूं। ये कैसा सम्मान है महोदय? ये कैसा सम्मान है महोदय ये दलितों के लिए? अरे बजट पे बोलिए महोदय। महोदय, ये सम्मान कैसा है? वो कल भी भाजपा के लोगों के द्वारा जो बात कहा गया, मैं उसी पर बोल रहा हूं, देख लेंगे। और एक कैसा दलित समान है भाई। यहाँ से दलित का समान का बात निकले और जहाँ समान देना हो वहां अपमानित करने का काम करे। एक कैसा दलित समान है? इसके अलावा हमारे राज्य में पिछड़े दलित और ओबीसी लोगों का, अति पिछड़े लोगों का जो स्थिति है महोदय, मुख्यमंत्री जी ने जातीय जनगणना करवाया। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि इन्होंने बिहार में जातीय जनगणना करवाने का काम किया। लेकिन जातीय जनगणना का जो आंकड़ा है वो सार्वजनिक करने के बाद भी महोदय, जो आंकड़ा पिछड़े, अति पिछड़े और दलित का जो आया है, उनके आंकड़ा के अनुसार
मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि जिसकी जितनी भागीदारी है उसको उतनी हिस्सेदारी देने का काम किया जाएगा महोदय। लेकिन मैं देखता हूं पूरे शासन प्रशासन में, पूरे सचिवालय में जो दलित, पिछड़े, अति पिछड़े की जो हिस्सेदारी है महोदय, लगभग 35.4% है। यानी जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो आंकड़ा जारी किया है उसमें हमारी आबादी, ओबीसी, एससी, एसटी का आबादी 85% है और 85% वालों को हिस्सेदारी जो मिला है 35.4% मिला है महोदय। और जिनकी आबादी 15% है, 15% वालों को महोदय 64.6% का हिस्सेदारी शासन प्रशासन और सचिवालय में हर जिला में मिला है। अब आप समझिए महोदय, जब तक ओबीसी, एससी, एसटी के लोग शासन प्रशासन में नहीं बैठेंगे तब तक उन लोगों को हक हिस्सा का अधिकार कहां मिलेगा महोदय। महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो नगर निकाय का चुनाव करवाया उसमें आरक्षण तो दिए, लेकिन महोदय जो नगर निकाय के चुनाव में जो आरक्षण मिला, जो आरक्षण के तहत चुनाव हुआ, उस आरक्षण को रद्द करने के लिए हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जाने वाले कौन है महोदय। और आज कहते हैं कि सबका मैं सबको हिस्सेदारी में देता हूं। एक आरक्षण बर्दाश्त नहीं हो पाया महोदय। बहादुर जी, 1 मिनट। आपको पता है कि माननीय मुख्यमंत्री बनने के पहले आरक्षण ही नहीं था कल पद पे स्थानीय निकाय में, ध्यान में है ना आपको महोदय? आरक्षण तो मिला, माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं बधाई देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं, लेकिन उस आरक्षण को रोकने वाले जो लोग हैं वो लोग कौन हैं? जिनके गोद में जाकर आज मुख्यमंत्री जी बैठे हुए, उनके गोद में जाकर बैठे हुए हैं, जो उनके आरक्षण को मतलब रोकने वाले लोग थे, वो लोग सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए। महोदय, आपने नगर निकाय में मुख्यमंत्री जी ने आरक्षण तो दिया, नगर निकाय में पंचायती राज में जो है पिछड़े, अति पिछड़े दलित के लोग जीत कर भी आए, मुखिया बने, प्रमुख बने, जिला पार्षद अध्यक्ष बने, नगर निकाय का चेयरमैन बने, मेयर बने। लेकिन जो भी आरक्षण से लोग जीत कर आए हैं महोदय, वो उन वर्ग के लोगों को जो प्रावधान किया गया है वो अधिकार न दे पाए, उसके लिए ऊपर से वैसे एक पदाधिकारी बैठा दिया गया है उनके सर के ऊपर। जिस प्रकार विधानसभा में आप मंत्री तो बनाते हैं दलित समाज का, पिछड़े समाज का, अति पिछड़े समाज का, लेकिन उनके ऊपर जो है ऊपर से एक ढक्कन लगा देते हैं कि आप कोई काम न कर सके महोदय। ऐसा ही स्थिति पूरे राज्य में है, पूरे राज्य के हर प्रखंड में, हर जिला में वैसे ही पदाधिकारी को नियुक्त किया गया है महोदय। इतना ही नहीं महोदय, कोई काम नहीं करने दिया जा रहा है। नगर परिषद में या नगर निकाय में महोदय आप जांच करवा लीजिए, पूरी तरह भ्रष्टाचार है। आपके पदाधिकारियों को द्वारा संवेदकों से महोदय 25% कमीशन लिया जा रहा है महोदय। इसका जांच करवाइए महोदय। और 25% कमीशन कहां जा रहा है? और पदाधिकारियों से बात करने पर वो कहते हैं हम लोग माननीय क्या कर सकते हैं, ऊपर तक देना पड़ता है। ये कौन है ऊपर वाले महोदय? ये कौन है ऊपर वाले?
और सारे माननीय सदस्य अवगत है इससे महोदय, ऊपर तक देना पड़ता है। वाह रे ऊपर वाले हैं कौन? कब भरा- बात की ऐसे अधिकारी से? 20 दिन पहले कि 1 महीना पहले? मैं अभी बात किया कब था बात किए महोदय, थे? 2 दिन पहले। बोलिए बोलिए। 2 दिन पहले बात किया था महोदय। जारी रखिए अपनी बात। अभी जो है मैं आ रहा हूँ। जारी अरे रखिए, आप जारी ही के रखिए, लिए फतेह बोल रहा बहादुर हूँ जी। भाई, आप ही के लिए बोल रहा हूँ। फतेह बहादुर जी बोलिए, अपनी बात कहिए। महोदय पूरी देश की स्थिति है। पूरे देश में ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि ओबीसी का प्रधानमंत्री है और बिहार में ओबीसी का मुख्यमंत्री है। ये विषय नहीं है, विषय पे आइए ना। लेकिन ये मैं अनावश्यक ओबीसी विषय पर ही बोल बोलिएगा रहा तो हूँ क्या महोदय, फायदा? मैं बजट पे ओबीसी बोलिए पर ना, ही बोल आधा रहा घंटा हूँ। समय आपको दिया पार्टी लेकिन महोदय ओबीसी तो कहा जा रहा है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं जो ओबीसी बनकर केंद्र के सत्ता में बैठे हुए हैं उनसे भी जो मेरा एक सदन के सवाल सदस्य है। नहीं, उन पर कोई टिप्पणी नहीं जाएगी प्रोसीडिंग में। महोदय नहीं, उस पर कोई इसी टिप्पणी नहीं सदन जाएगी। से बिल्कुल नहीं, विषय पे आइए। बीजेपी के लोग प्रधानमंत्री के लिए नहीं, बात नहीं, बात बिल्कुल कर नहीं बोल जाएगी, रहे थे proceeding में नहीं महोदय, जाएगी। हम लोग चुपचाप सुन रहे थे। महोदय बजट पे बोलिए। महोदय अगर प्रधानमंत्री जी, मैं ओबीसी के अधिकार का ही बात कर रहा हूं महोदय, ये विषय नहीं है। अगर प्रधानमंत्री जी ओबीसी है तो मंडल आयोग का रिपोर्ट जिसमें 2 सिफारिश लागू हुआ है, 38 सिफारिश बाकी है महोदय, मंडल आयोग का 38 सिफारिश लागू कर दे। अगर ओबीसी है तो मंडल आयोग का 38 सिफारिश लागू कर दे। और एक बात और है महोदय, वो जब बोलते हैं तो कहते हैं कि मैं ओबीसी माँ का बेटा हूँ, विषय पे आइए ना। ये और जब मैं ओबीसी माँ का बेटा हूँ, जब 90 में हमें मंडल आयोग के तहत जब आरक्षण मिला था, उस आरक्षण के विरोध में जो कमंडल चला था, उस कमंडल का महोदय संयोजक कौन था? उस कमंडल का संयोजक नरेंद्र मोदी थे महोदय। अगर ओबीसी के आरक्षण का विरोध में कोई बात आपकी नहीं जाएगी प्रोसीडिंग में। आरक्षण के विरोध में जब कमंडल लेकर वहां से चलते हैं, जब आरक्षण के विरोध में जब कमंडल लेकर चलते हैं और ओबीसी के आरक्षण का विरोध करते हैं, तो देश का ओबीसी कैसे मान ले महोदय कि ओबीसी है? जनता को तय करने दीजिए कौन किसको मानता है महोदय। उतना ही नहीं, हमारी जनता तय उतना ही करेगी, नहीं, आप तय करेंगे। आपने बजट पे बोलिए। आपने लेटरल एंट्री लाया है महोदय। लेटरल एंट्री में जितने भी आपने संयुक्त सचिव बनाने का काम किया है महोदय, मैं पूछना चाहता हूं कि उसमें ओबीसी एससी एसटी का कितनी हिस्सेदारी है जो लेटरल एंट्री के द्वारा संयुक्त सचिव बनाने का काम किया गया है? एक भी नहीं महोदय। और आप कैसा राष्ट्र बनाना चाहते हैं? मैं अधिकार पर ही मैं बात कर रहा हूं। मैं वही बोल रहा हूं जो ओबीसी एससी एसटी के साथ पूरे देश में और पूरे राज्य में एक खेल चल रहा है आरक्षण समाप्त करने का, संविधान मिटाने का। और महोदय जो क्या व्यवस्था आपका? 1 मिनट रुकिए, क्या व्यवस्था बोलिए। अध्यक्ष महोदय, आज बजट का पथ निर्माण विभाग पर डिबेट हो रहा है और ये जो है कहाँ बोल रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, इस सदन के सदस्य नहीं अध्यक्ष महोदय, निकाल दिया है और इनको चारा घोटाला पर बोलना। एक बात ध्यान रखे, बैठिए प्लीज। कोई आदमी बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को नहीं बोल सकता है देश में, इसका भरोसा सबको रखना चाहिए। बताइए फतेह बहादुर जी बोलिए। कोई नहीं कर सकता।
बोलिए फतेह बहादुर जी। महोदय, मैं बाबा साहब अंबेडकर के संविधान का ही बात कर रहा हूं। बाबा साहब ने क्या कहा था महोदय? महोदय, आप पार्टी कह ने रहे हैं कि आपको बाबा आधा घंटा साहब दिया के बजट संविधान पे, कोई लेकिन आप मिटा बजट नहीं पे कुछ सकता भी नहीं है। बोल रहे हैं। तो बाबा साहब ने क्या कहा था? तो जिस आपकी दिन पार्टी क्या समझ रही है मुझे मालूम नहीं। जिस दिन मंदिर का भीड़ विद्यालय की तरफ मुड़ेगा, उस दिन भारत को कोई महान बनने से रोक नहीं सकता। ये बाबा साहब का शब्द है महोदय। और आज जो सत्ता में बैठे लोग हैं, वो शिक्षा को चौपट कर रहे हैं। और बाबा साहब ने एक बात और कहा था, हमें नहीं चाहिए कुछ अनुदान, आप शिक्षा और स्वास्थ्य को मुफ्त कर दीजिए, हमारे लोग अपना रोजी रोटी का व्यवस्था खुद कर लेंगे महोदय, खुद कर लेंगे। एक तरफ आप कहते हैं, आप कल ही बोल रहे थे कि भारत जो है, भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है। एक तरफ आप ही बोलते हैं कि भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है, और दूसरी तरफ आप ही बोलते हैं कि मैं 80 करोड़ भारतीयों को मुफ्त में राशन देता हूं। आप देश को आप कहां ले जा रहे हैं? 80 करोड़ भारतीयों को आप हाथ में कटोरा थमा दिए फतेह और बहादुर जी कह भारत रहे सरकार हैं के बजट पे देश- बोल रहे हैं कि बिहार के देश बजट पे। देश जो है विश्व गुरु बनने जा रहा है। आप जो है, आप अमेरिका में जाते हैं तो वहां क्या बोलते हैं कि मैं बुद्ध देश से आया हूं, मैं युद्ध नहीं, मैं बुद्ध देश से आया हूं। अब भारत में आते ही आप बुद्ध के खिलाफ युद्ध छेड़ देते हैं। आप भारत के खिलाफ, आप बुद्ध के खिलाफ आप युद्ध छोड़ देते हैं। एक बात और महोदय, किसी भी धर्म का अगर सिख का मंदिर है, बजट से ही जुड़ा हुआ है, बजट से ही जुड़ा हुआ है महोदय। एक बात मैं और रखना चाहता हूं, जो बोध गया में महाबोधि मंदिर है, किसी भी धर्म का जो मंदिर है, उसी धर्म के लोग उसके सदस्य हैं। लेकिन बोध गया में पहला मंदिर है जिसमें बौद्धिस्टों के अलावा अदर धर्म के भी लोग उसमें मेंबर हैं। मैं मांग करता हूं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से कि अगर बोध गया में अगर बुद्ध का मंदिर है, तो उस बुद्ध के मंदिरों का सभी सदस्य बौद्धिस्ट होना चाहिए महोदय। फतेह बहादुर जी, बौद्धिस्ट होना चाहिए। फतेह बहादुर जी, एक मिनट बैठे, एक मिनट। आपकी जानकारी बैठ जाइए, बैठ जाइए, एक मिनट। फतेह बहादुर जी, जो बोध गया में बौद्ध मंदिर है, उसके मेंबर कौन कौन होंगे, ये वर्तमान एनडीए सरकार ने नहीं तय किया है। महात्मा गांधी जी ने क्या कहा था, याद करिए आप। कांग्रेस के अधिवेशन में क्या प्रस्ताव पास हुआ था उस समय, वो ध्यान रखिए। श्री बाबू जब बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे, उसमें क्या निर्णय हुआ था, एक बार उलट के देख लीजिए। मैंने खुद इस विषय पे अपनी बात रखी है जमाने में, जब मैं इधर बैठा करता था। इसलिए ये इस सरकार का देन नहीं है। जो हमारे पूर्वज इस सदन के अंदर बैठ के कानून बनाते थे, उन लोगों ने तय किया था, उसी का पालन आज भी किया जा रहा है। बोलिए महोदय, 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 केवल जानकारी दिया है, केवल जानकारी दिया है, महोदय, महोदय, जानकारी दिया है। बोलिए। महोदय, जब कानून में संशोधन कर करके 300 धारा हटाया जा सकता है, 370 धारा हटाया जा सकता है, तो क्या कानून में संशोधन कर करके इस महाबोधि के मंदिर को बौद्धिस्टों के हाथों में नहीं सौंपा जा सकता है क्या? जानकारी केवल दिया, मैं कुछ कह नहीं रहा हूं, केवल जानकारी आपको दिया। बताइए ना, अपनी बात कहिए, आगे बोलिए। महोदय, 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 हम कहते हैं, हम आपसे मांग करते हैं कि अगर मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हम अति पिछड़ा का ही तैसी हैं, हम पिछड़ों का ही तैसी हैं, हम दलितों का ही तैसी हैं, तो बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था है, बिहार की शिक्षा व्यवस्था में मैं मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूं कि शिक्षा और स्वास्थ्य को मुफ्त करा दीजिए महोदय। जो
आप फ्री में राशन देने का बात कर रहे हैं, बंद कर दीजिए राशन का। और जो पिछड़े दलित लोग हैं, अगर आप शिक्षा और स्वास्थ्य आपने मुफ्त कर दिया तो हम अपने रोजी रोटी राशन का व्यवस्था खुद कर लेंगे महोदय। हमें कटोरा लेकर के आपके सामने हाथ फैलाने का जरूरत मतलब हमें नहीं पड़ेगा महोदय। और महोदय जो हमारी हिस्सेदारी है, जो मेरी हिस्सेदारी है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब जातीय जनगणना करा दिया है तो जातीय जनगणना के अनुसार अभी मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है महोदय। उस मंत्रिमंडल के विस्तार में भी दलितों की अगर जनगणना में संख्या हिस्से भागीदारी 20% है तो उस मंत्रालय में भी दलितों का हिस्सेदारी 20% होना चाहिए महोदय। और अगर अति पिछड़ा 36% है तो अति पिछड़ा को 36% का मंत्रिमंडल में भी हिस्सेदारी मिलना चाहिए महोदय। अगर पिछड़ा 27% है महोदय, अगर पिछड़ा 27% है महोदय तो मंत्रिमंडल में भी पिछड़ों को 27% का हिस्सेदारी मिलना चाहिए महोदय। जीतन राम मांझी जी जो पूर्व मुख्यमंत्री जी हैं बैठे हुए हैं, अगर उनके हाथ में जब तक दलितों को मजबूत करने का उनको पावर नहीं मिलेगा वो कैसे मजबूत करेंगे। इसके अलावा अगर अति पिछड़ा का मंत्रालय है तो वहां मुख्य सचिव भी, वहां प्रधान सचिव भी अति पिछड़ा का ही होना चाहिए महोदय। अगर मंत्रालय दलित के पास है तो उसका प्रधान सचिव भी दलित का होना चाहिए महोदय। तब जो है दलित के पास उस मंत्रालय का पूरा लाभ पहुंचेगा महोदय। आप दलित मंत्री बनाते हैं लेकिन ऊपर से एक ढक्कन लगा देते हैं कि ये दलितों को कोई लाभ नहीं पहुंचा सके महोदय, ये कोई लाभ नहीं पहुंचा सके। अभी समय है, अब कंक्लूड करिए फतेह बहादुर, जब कंक्लूड करिए महोदय। और मैं चाहता हूं कि अगर मुख्यमंत्री जी जातीय जनगणना में जो आंकड़ा आया है उस आंकड़े के अनुसार जिला में, प्रखंड में, अनुमंडल में उस जातीय जनगणना के आंकड़ा के अनुसार सभी प्रशासन को बहाल करें। जब तक जातीय जनगणना के आंकड़े के अनुसार जब तक शासन प्रशासन में हमारी हिस्सेदारी नहीं होगी तब तक हमारे लोगों तक सही रूप से उनका जो है अनुदान या कुछ भी है वो नहीं पहुंच पाएगा। और महोदय मैं गारंटी देता हूं, जैसे मोदी जी गारंटी देते हैं, मैं गारंटी देता हूं अगर हमारा सरकार बना तो हम जिसकी जितने हिस्सेदार भागीदारी है उसका उतना हिस्सेदारी देने का काम करेंगे महोदय। धन्यवाद। उतना हिस्सेदारी देने का काम करेंगे महोदय। श्रीमती शालिनी मिश्रा। धन्यवाद।